अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आजकल सभी भारतीयों के मुख से एक ही चीज सुनाई दे रहा है, चंद्रयान मिशन। तो अब ये चंद्रयान मिशन क्या है, उन सभी चीजों को मैं बताऊंगा और बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाना चाहूंगा मैं इस मिशन के बारे में। और इंडिया जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है एरोस्पेस के मामले में, स्पेस के मामले में, उस चीजों को मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो देखो, सभी को पता है शुक्रवार को भारत वालों ने छोड़ा है एक मिशन जिसका नाम है चंद्रयान 3। देखो, 2 भी हो चुका था सन 2019 में, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है, उसका लैंडिंग हो नहीं पाया था। तो ये चंद्रयान 3 जो है बहुत कम बजट में बना है, जिसकी कीमत है मात्र 615 करोड़ रुपए। आपको पता है, मैंने ऐसे ऐसे मूवी सुनी है जिनकी कीमत भाई करोड़ों में है, इससे दुगना डेढ़ गुना। अभी अभी एक मूवी आई थी, उसका भी बजट इससे कई गुना ज़्यादा है। तो इतने में एक पूरा का पूरा मिशन तैयार किया जा रहा है भारत वालों के तौर पे। तो भारत हमेशा से, पता है तुम्हें, जुगाड़ू ही है, ठीक है, वह हमेशा जुगाड़ पर ही काम करता है। तो ये जो मिशन है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा में जो स्थित है वहाँ से ये पूर्ण किया गया है। और इस मिशन का साफ साफ मैं उद्देश्य आपको बता रहा हूँ। इस मिशन का उद्देश्य यही है कि चंद्रमा पर एकदम सॉफ्ट लैंडिंग कराना। अब जिन लोगों को नहीं मालूम है तो सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, तो देखो, सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं एकदम आराम से चंद्रमा पर लैंड करा दिया जाए और वहाँ की थोड़ी बहुत अध्ययन कर लिया जाए। अगर यह भारत कर ले जाता है तो बहुत ही गौरव की बात होगी। भारत चौथा नंबर पे आ जाएगा। अब चौथा नंबर पे का है भैया, इतना पीछे है का भारत? नहीं बाबू, पीछे नहीं है। भारत जो है कई बार इस तरह के मिशंस को कर चुका है लेकिन वह पास नहीं हो पाया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चौथा नंबर पे इस पर आएगा कि सॉफ्ट लैंडिंग भारत वालों ने किया है। पहला पे अमेरिका, रसिया, चाइना, इन सभी कंट्रियाज हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर यह भारत मिशन पूरा कर ले जाता है तो यह इन सभी क्षेत्रों में चौथा नंबर पे आ जाएगा कि चंद्रमा पर उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, जो कि बहुत ही गौरव की बात है। तो देखो, यह आज से स्टार्ट नहीं है, बहुत पुरातन चीजों से स्टार्ट हुआ है, बहुत पहले से स्टार्ट है। भारत आज का ये जो भारत है वो आधुनिक आज से नहीं है, अनादिकाल से ही है। आपको पता है कि हमारे इतने जितने भी महर्षि पुरुष थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, ज्योतिष विज्ञान, ये सब के सब स्पेस से रिलेटेड चीज़ें खोजी हैं। और ये सिर्फ आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। आपको मालूम होगा कि नवग्रह की खोज भारतवासियों ने ही की थी और आज ही नहीं, बहुत पहले से इन ग्रहों की पूजा की जा रही है। अब अगर आज के मॉडर्न टाइम की मैं बात करूं तो सबसे पहले भारत ने आर्यभट्ट नाम का उपग्रह छोड़ा था, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद में 116 सैटेलाइट्स और लॉन्च किए गए हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं जिससे आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसरो के पास आज ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने 114 सैटेलाइट को छोड़ा है। आज तक ऐसा रिकॉर्ड कोई बना ही नहीं पाया। ये रिकॉर्ड सिर्फ हमारे इसरो के पास है और कम लागत में। देखिए, भारत जो भी करता है कम लागत में ही करता है। इतना मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ कि जो मिशंस भारत वाले कर देते हैं उतने में तो साउथ की हो गई या बॉलीवुड की हो गई मूवी बनती है, उतने बजट में भारतवासी अपना एक मिशन तैयार कर देते हैं। अगर बात करें तो विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई ही थे, उनका पूरा नाम विक्रम अंबालाल साराभाई था। उन्हें हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही भैया इन सब चीज़ों की शुरुआत की थी। उन्होंने काफ़ी कोशिश किया था। पहला जब इस क्षेत्र में भारतवासियों ने कदम रखना चाहा तो उस टाइम पे भैया नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा भारत में वैसे इतना गरीबी है, का सभी लिए करेंगे, ये सब कौनो काम करना है। तो फिर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद में ये चीज़ उन्होंने कहा कि अगर मैं इस क्षेत्र में पहुंचा देता हूं भारत को तो भारत एक सुपर पावर कंट्री बन सकती है और इससे हमें कई सारे आमदनी के सोर्स भी मिल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छी बात है कि भारत ने 239 प्लस सैटेलाइट 28 देशों के लिए लॉन्च किए हैं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, अलग अलग देशों के लिए लॉन्च किए हैं, वो भी भारतवासियों ने। और अगर इन्हीं के नाम पर ही मैं सबसे बड़ा केंद्र की बात करूं, अंतरिक्ष केंद्र जो है तो यही है, इन्हीं के नाम पर है, ठीक है, विक्रम साराभाई के नाम पर ही है वो अंतरिक्ष केंद्र। यही केंद्र है जो इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है, जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। वैसे तो इसरो के पास बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन मैं 6 प्रमुख बता रहा हूँ। इसरो के पास 6 प्रमुख केंद्र हैं जो कि अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे कई बड़े बड़े राज्यों में स्थित हैं। वैसे तो भारत पहले बहुत गरीब से गुजरा है, आपको पता होगा, क्योंकि जो आए सो लूटे, इसलिए भारत ने बहुत गरीबी तो देखी है। लेकिन हाँ,
इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने का भी प्रयास किया है। इस साल आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने 12,544 करोड़ रुपए का बजट रखा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 2023 का बजट यही है भारत का। लेकिन फिर भी भैया अमेरिका तो इसमें आगे ही है, क्योंकि उसके पास डॉलर है और डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा है इंडियन करेंसी के हिसाब से, जो कि लूट लाट के उसने आगे कर ही लिया है। अमेरिका का पिछले साल 62 बिलियन डॉलर रुपए का बजट था अंतरिक्ष केंद्रों के लिए, उसमें रिसर्चेस के लिए। देखो विदेशी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन भारत में उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, द न्यूयॉर्क टाइम थी जो अखबार, आपको पता होगा, जब भारत ने अपना पहला कदम रखा था इस क्षेत्र में तो उसने बहुत बड़ा मजाक उड़ाया था। उसने एक कार्टून रिलीज किया था जिसमें गाय लिए एक किसान दरवाजा नॉक कर रहा था और अंदर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए थे, तो उसने इस तरह से मजाक उड़ाया था। लेकिन जब उन्होंने अपना पूरा का पूरा ध्यान इस पर केंद्रित किया और काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ा, तो फिर वही द न्यूयॉर्क टाइम ने एक बार फिर से अपना कार्टून पब्लिश किया, जिसमें वह गाय सहित वह किसान कमरे के अंदर बैठा हुआ था और बाकी सब लोग बाहर थे। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखो अगर भारत चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वहाँ पर अब कहते हैं ना कि करप्शन जैसी कई सारी बीमारियाँ भारत के पास हैं, इसलिए भारत कुछ कर नहीं पा रहा है। मैं आपको लिटरली आसान से भाषा में बता रहा हूँ, अच्छी बातें बता रहा हूँ कि भारत के गांव-गांव में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने भी देखे ऐसे ऐसे लोग, ऐसे बच्चे हैं जो कई तरह की कलाओं में निपुण हैं। वो आज कम से कम उम्र में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि विदेशी के बच्चों पढ़ लिख कर करते हैं, वो भारत के लड़के आज से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको रीज़न क्या है कि उन लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाता है, उन लोगों को इनकरेज नहीं मिल पाता है कि तुम करो। वो बेचारे जैसे 10, 11, 12 तक पढ़ेंगे, या अगर गरीबी है तो वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पढ़े उसके बाद में उन्हें काम में ढकेल दिया जाए, कोई बम्बई चल जाएगा, कोई चंडीगढ़ चल जाएगा, कोई कमाने चल जाएगा, उन पर जिम्मेदारियां थोप दी जाएंगी। और विदेशों में ऐसा नहीं है, इसीलिए विदेश वाले आगे हैं। और जानते हो इतने खराब इंसान हैं जो अपने देश के लिए मरते ही नहीं है, वो भाग जाते हैं विदेश में। एक मोटा सा मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, भारत में जितने भी पढ़े लिखे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हैं, कुछ को 2-4% को छोड़कर बाकी वो भाग जाते हैं विदेश। क्यों? इतने वो लालची, इतने नकिष्ट इंसान हैं, उनको तो मैं भारतीय कहना भी नहीं शुभ मानूंगा। उनको लगता है कि वो अपना देश छोड़कर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अरे भैया तुम यहीं पैदा हुए हो, इसीलिए कुछ करो, अपने मट्टी के लिए कुछ करो। लेकिन वो अपनी माँ को समझ लो कि त्याग देते हैं, अपनी मातृभूमि को त्याग देते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्हें आप जानते होंगे कि वो यहाँ पर पले बढ़े, यहाँ पर पैदा हुए और भाग गए विदेशों में। उन्होंने विदेशों के लिए काम किया, भारत के लिए नहीं। और मैं कुछ बता रहा हूँ कि भारत का भी कुछ ना कुछ दोष है। इसमें दोष ये है कि वह आरक्षण नहीं दे पाता है और लोगों को पूरी की पूरी व्यवस्था नहीं दे पाता है। जिस चीज़ों की उनको आवश्यकता है वो व्यवस्था नहीं दे पाता है। क्या भारत गरीब है? नहीं, गरीब नहीं है। जिनके पास मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है, कोई बिजनेस का सोर्स है ये नहीं, उनके घर में अगर देखिए 10-10, 1500 करोड़ रुपए निकलते हैं। कहाँ से? सब लूटा हुआ माल है, सब के सब साले चोर हैं। तो इसीलिए भारत के नहीं कर पाते। मैं सोच रहा हूँ कि भारत की सरकार को कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए, कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए, कुछ ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि जिले वाइज, जो जिले में वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रतियोगिताएं होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा किसी भी क्षेत्र में साइंस के क्षेत्र में अगर वह किसी भी तरह का काम करना चाहता है, अपना इंटरेस्ट दिखाता है, तो उसे भारत सरकार खुद ब खुद आरक्षण दे, उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाए। नहीं, वेतन ना दे वो अलग बात है, लेकिन पूरी की पूरी उसे सुविधा दे। सुविधा किस चीज़ का दे? अब सुविधा इस चीज़ का दे कि वह जो मतलब जितना चीज़ उसे चाहिए वो सब लाकर उसे दे। मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि वह बंदा एक ना एक दिन बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत बेहतरीन काम करेगा, जो कि आपके देश के लिए होगा। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अब जब लोगों को चीज़ नहीं मिल पाता है तो दूसरों के सामने वो सर झुका लेते हैं। भारत सरकार बहुत सारी चीज़ों में अपना काम कर रही है, लेकिन ये नहीं कर रही कि हाँ हम गांव-गांव, शहर-शहर से बच्चों को ढूंढें। आपको मालूम है भारत में इतने ज़्यादा हर साल इंजीनियर रिलीज होते हैं जितने कि विदेशों में युवक नहीं हैं। इतने ज़्यादा इंजीनियर्स रिलीज होते हैं, पढ़कर निकलते हैं, कथू काम लायक नहीं। सबसे ज़्यादा अगर बात किए जाए तो इंजीनियर्स ही बेरोजगार है। काहे बेरोजगार हैं? पढ़ लेने हैं ठीक, कुछ तो घूस घास दे के पास हो गया है, कोई तो नकल दे के पास हो गया है, और कोई तो फार्म भर के पास हो गया है।
तो ये भी कुछ कारण हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उनमें भी सब बेकार हैं, नहीं, उसमें से मैं बात कर रहा हूँ 100 में ऐसे कम से कम 70% लोग अच्छे होंगे जो कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने लिए। लेकिन उन्हें कहते हैं ना कि कुछ मिल नहीं पाता, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में वह काम करने लग जाते हैं। और प्राइवेट में उन्हें इतना ज़्यादा दाब दे दिया जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाता है, वो आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर भारत सरकार को जरूर गौर करना चाहिए। अगर भैया अपना देश निखारना चाहते हो, अपने आप को निखारना चाहते हो, तो भारत में सभी लोगों को आरक्षण की सुविधा अवश्य मिलनी चाहिए। वह बंदा जो करना चाहता है उसे पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उसका पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए। और गांव वालों के भी, अब कहेंगे कि अब कैसे ही हो पाएगा, बिंदास हो पाएगा। बस यही है कि वहाँ के प्रधानों लोगों को जागरूक होना चाहिए। अगर बंदा कुछ कर रहा है तो उसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर घोषित करवाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ साइकोलॉजी है या कुछ मनोविज्ञान कह सकते हैं, जो आप चाहे जो कह सकते हैं। अगर कोई बंदा यह नहीं कर सकता है और उसे आप चढ़ा माने पानी दे दें कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ऑफ कोर्स अगर करो तो कर सकते हो, पक्का वह कर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे साहस मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उसे पुशअप मिल रहा है, और जिस बंदे को पुशअप मिलता है वो 100% वह कुछ ना कुछ कर देता है उस क्षेत्र में। अगर 100% नहीं कर सकता है तो वह 50% अवश्य कर लेगा। अब कुछ भाई साहब कहेंगे ये कहने में आसान है, करने में नहीं, कोई भी चीज़ कठिन थोड़े है, बस आपको करना आना चाहिए, करवाना आना चाहिए, हर काम हो जाएगा। और बच्चे देखो साइंस में इंटरेस्ट दिखाते हैं सभी लोगों का, लेकिन आगे जब वो पढ़ने जाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को पढ़ा दिया जाता है जो जीवन में कभी काम में नहीं आता है। इन सब चीज़ों को उन्हें उन पर थोप दिया जाता है, जिससे वह आगे कुछ कर नहीं पाते। उनमें उनके दिमाग में बाउंडेशन लग जाता है, और जिसके बाउंडेशन लग गया वो आगे कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ बता रहा हूँ। एक चींटी को आप देखते हैं, और जब चींटी होती है तो आप किसी भी चीज़ से, कालिक होता है कालिक, उससे उस पर लाइन खींच दीजिए, गोला बना दीजिए, चींटी जो है उसी गोले में रेंगती रहेगी। काहे कि उसका दिमाग वहीं पर बाउंडेड हो गया, अब उससे आगे वह सोच नहीं सकती है, ना उससे बाहर निकल सकती है। तो ऐसे अगर लोगों को करेज ना दिया जाए तो वह उसी में रह जाएंगे, उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो लोगों को भी करना चाहिए, हमें और आपको भी मिलकर करना चाहिए, भारत सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि 100% आने वाले टाइम पर इन्हीं सभी चीज़ों का जोर ज़बरदस्ती रहेगा और इन्हीं सब चीज़ों में कंपटीशन रहेगा। अब मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि प्राकृतिक के साथ आप खिलवाड़ कीजिए, नहीं, प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ नहीं, थोड़ा सुधारने का प्रयास कीजिए अपने हमारे में, आप में। क्योंकि अब देखो आदमी कमज़ोर होता जा रहा है। कमज़ोर क्यों होता जा रहा है? खाद खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, खाद खा रहा है, इसलिए वह कमज़ोर होता जा रहा है। तो साइंस का डेवलप होना आवश्यक है, लेकिन साइंस का इतना भी डेवलप नहीं होना आवश्यक है कि अदर जो जीव जंतु हैं, दूसरे जो जीव जंतु हैं उनके लिए खतरा हो, ह्यूमन के लिए खतरा हो। तो साइंस का उतना ही ज़रूरत है जितना कि हम आप सह सकें, उससे अधिक नहीं। अब कुछ तो कह रहे हैं कि पैसा बर्बाद कर दिए हैं भारत वालों ने, इतना पैसा। अरे इतना पैसा कहाँ पर बर्बाद किए हैं? पिक्चर जो बनाता है उसको काहे देखने जाते हो? उतना उससे ज़्यादा तो वो खर्च कर देता है। साइंस की तुम काहे इस्तेमाल कर रहे हो? उसने भी पहले ही पैसा बर्बाद किया होगा ना। कोई भी परीक्षण करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ऐसे नहीं बन जाता है कोई भी चीज़। तो एक्सपेरिमेंट करने में पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, और वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो पैसा बर्बाद नहीं हुआ है, लोग बस अपनी अपनी तर्क दे रहे हैं, कहाँ जाने यार। बस अगर इसमें सक्सेस हो गया और भारत अगर इन सब चीज़ों में आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, वह कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, हमें आपको आगे ज़रूर ले जाएगा। लेकिन बस कहना यही है, मैं यहीं तक बताऊंगा, यहीं पर कहूँगा कि बस करना उतना ही चाहिए जितना लिमिट में हो। लिमिट से आगे किसी को भी आगे बढ़ने का अधिकार नहीं हो रहा, और अगर वह नहीं मानता है, लिमिट को क्रॉस करता है, तो उसका सर्वनाश पक्का निश्चित है। तो प्राकृतिक के साथ हमने बताया कि खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना प्राकृतिक जब आपके साथ खिलवाड़ करेगी तो बहुत मज़ा आएगा, ना आपको जीते बनेगा ना मरते बनेगा, बहुत पछताओगे प्राकृतिक के साथ अगर खिलवाड़ कर रहे हो तो मेरा कहना यही है कि करो उतना जितना निभा रहा है, वैसे आगे करबो तो दिक्कत होई। कहे कि बहुत पहले कहावत है, अति भला ना बोलिए अति भले ना चुप। तो मतलब अति कोनो भी चीज़ का अच्छा ना होता है, अत्यधिक किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। सब्जी है, सब्जी में नमक लिमिट से डालो, लिमिट से अधिक हुआ या कम हुआ तो सब्जी एकदम पूरा गोबर।
तो हर चीज़ लिमिट में होना चाहिए। अब ये इस साइंस भी डेवलप कर रही है, लिमिट में डेवलप करनी चाहिए। अगर उससे आगे डेवलप हो रही है और पूरा का पूरा मानव जात या पूरा का पूरा एक जनजात उस पर अगर निर्भर हो जाते हैं, पक्का बहुत ज़्यादा पछताओगे, बहुत ज़्यादा आगे चलकर दिक्कत करेगा। क्योंकि वैसे तो लोग देखो कमज़ोर होते गए हैं। पहले पैदल चलते थे, दिक्कत नहीं होता था, किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं थी। साइकिल आ गई, साइकिल चला लेंगे, उससे भी कुछ ना कुछ हद तक अच्छा है। लेकिन अब धीरे धीरे बाइक आ गई, बाइक के बाद अब देखो कार आ गई हैं। और कार क्या, एसी वाली। एसी में आपको पता है कि क्लोरोफ्लोरो नामक गैस निकलता है, वो बहुत खतरनाक गैस होता है। एसी चलाकर बैठते हैं, बहुत बीमार हो रहे हैं। तो साइंस वहीं तक इस्तेमाल करो जहाँ तक लिमिट रहे, उससे आगे नहीं। अब साइंस यहाँ तक, साइकिल तक साइंस थी, उससे आगे साइंस नहीं है। उससे आगे आप लोग कंफर्ट जोन में आ रहे हैं। तो कंफर्ट जोन हमेशा ह्यूमन के लिए बेकार ही है, आदमी के लिए बेकार है। उससे अधिक बढ़ना दिक्कत हो जाएगा। तो साइंस वहीं तक डेवलप करनी चाहिए जहाँ तक निर्वाह रहे। आपको मालूम है कि अमेरिका साइंस के क्षेत्र में इतना ज़्यादा डेवलप क्यों करना चाहता है? क्योंकि हर कंट्री पे वह अपना रोब जमाना चाहता है। आपको मालूम है इस साल अमेरिका का जो बजट है वो हर कंट्री की तुलना में बहुत ज़्यादा है, 35 से 36 बिलियन डॉलर सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि वह अपना रोब जमाना चाहता है हर कंट्री पे। वह कई सारे ऐसे ऐसे मिशन करना चाहता है, कई सारे ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी को विकसित करना चाहते हैं जिससे वह पूरे देश को कंट्रोल कर सके। और अगर यही काम भारत वालों ने कर लिया तो वह दूसरों पर कंट्रोल करेगा, तो फायदा किसका है? तो देखो, विकसित होना चाहिए, हर कंट्री को विकसित होना चाहिए, अपने आप पर निर्भर होना चाहिए। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि भारत को अपनी खुद की प्रोडक्ट बनानी चाहिए, अपनी खुद की साइंस एजेंसीज होनी चाहिए जो किसी पर निर्भर ना हो। कोई भी चीज़ या कोई भी मशीन लेने के लिए हमें दूसरों को पास भीख मांगना ना पड़े। अपने पास खुद का दिमाग होना चाहिए, खुद की मशीन होनी चाहिए, जिसे स्वदेशी मशीन कह सकते हैं, वो होनी चाहिए। और अमेरिका इसी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता है कि कई सारी चीज़ों को बनाएं जिससे हर कंट्री में वह अपना सामान बेच सकें, कंपनियां स्थापित कर सकें। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की आगे ज़रूरत है। आने वाले 10 से 50 सालों में टेक्नोलॉजी की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है ताकि हर कंट्री में उसका अपना खुद का कंपनी हो, सब पर कंट्रोल कर सके। अरे भाई, कंपनी रहेगी, देश पर उसका कब्जा रहेगा। क्यों? क्योंकि लोग उस पर निर्भर रहेंगे। और भारत में 100% अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो भारत में ही आएंगी। क्यों? क्योंकि भारत का मार्केट सबसे बड़ा है, इसलिए वह भारत में आना चाहेंगी। और अगर यही काम भारत वाले पहले कर लिए तो काहे वो आएंगे? अपना खुद का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरों का काहे इस्तेमाल करेंगे? तो इसीलिए इसमें ज़रूरी है उसको आगे बढ़ना। और यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, बाकी हर कंट्री के लिए, हर देशों के लिए है कि वह अपना खुद का प्रोडक्ट, खुद का मशीन, खुद की टेक्नोलॉजी विकसित करें जिससे दूसरों पर उसको निर्भर ना होना पड़े। उसे अपना खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, खुद की चॉइस होनी चाहिए। कोई रोब ना जमा सके कि तुम मेरा चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, किसी से डरना नहीं है। और अगर यही भारत यही काम कर ले जाता है तो भारत को देर नहीं लगेगा भाई सुपर पावर बनने में, और भारत बन सकता है। क्योंकि भारत में जुगाड़ बहुत अधिक है। आपको पता है, मैं आपको देखी बात बता रहा हूँ, एक पंखे में मैंने 2-3 लोगों का जुगाड़ मैंने देखा है, बहुत सारे कारनामे देखे हैं। आपको मालूम है कि भारत में ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं जो अगर बैटरी मोबाइल ख़राब हो गई या टॉर्च ख़राब हो गया तो उसका बैटरी निकाल कर उससे बल्ब जलाएंगे। और बल्ब, अगर बल्ब भी रिस्टिकेट करते हैं तो उसका कई सारे बैटरी का वो संयोजन कर लेंगे, वैसे मोटी सी बैटरी तैयार करके उससे बहुत बड़ा लाइट जला सकते हैं। आपको मालूम है इन सभी चीज़ों को भारतवासी करते हैं बहुत आसान तरीके से, क्योंकि भारत वालों का दिमाग चलता है। बस मैंने कहा, बस उनको करेज की ज़रूरत है, एक फोर्स की ज़रूरत है जो उनको बहुत आगे तक ले जाए। आपने देखा होगा कि जो कैसेट वाली पहले आती थी डिश टीवी, उसमें मोटर लगा होता था, लोग उस मोटर को निकाल कर पंखे चलाते थे। अब इतना दिमाग किसके पास है भैया? उन चीज़ों को देखिए, भारत में 100% देखिए चीज़ों का रिसाइकल किया जा रहा है, रीयूज़ किया जा रहा है। जो चीज़ एकदम बेकार हो गई उसका भी यूज़ किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक जो प्लास्टिक होती है पॉलीथीन, मार्केट से आती है, उसमें कुछ सब्जियां वब्जियां रखने के लिए, फिर वहाँ से जब वो खाली होती है उस पॉलीथीन को रख दिया जाता है, बच्चों को रोटी दिया जाता है। और अगर रोटी के बाद भी वह पॉलीथीन वह घर पर लिया जाता है, उसमें कुछ सामान भर गया या कचरा भरकर फेंक दिया जाता है, 3 बार यूज कर लिया जाता है। कोई कंट्री इतना करता होगा? नहीं करता होगा। आप कोई कहेगा गरीब है, अरे गरीब नहीं है, भारत रीयूज करना जानता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो भारत के पास देखो, बच्चों के पास बुद्धियां हैं, लोगों के पास बुद्धि है, बस उन्हें सही डायरेक्शन की ज़रूरत है जो हम या आप दे सकते हैं।
और ये मत सोचिए, सब लोग कहते हैं मोदी ने किया, मोदी करेंगे। अरे मोदी काहे करेंगे, वो कौन होते हैं करने वाले, वो काहे करेगा भाई, वो तो राज कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। अरे उसको भी बनाने वाले हम ही लोग हैं ना, तो ज़रूरत नहीं है कि वो करेगा, हमें ही करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। आप सब मिलकर करेंगे तभी कुछ काम हो पाएगा। कलयुग में एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है, और अगर हम लोग एक होकर कुछ काम करवाना चाहते हैं तो पक्का करेगा। गवर्नमेंट नहीं सुनना है, गवर्नमेंट सुनेगा। क्यों? क्योंकि 5 अगर उंगलियां मिली तो भैया मुट्ठी बनेगी, और मुट्ठी मार के घूसा मार तो मुंह टूट जाएगा। तो पूरा संगठन बनाकर सरकार भी गिराया जा सकता है। आप बात कर रहे हैं ये नहीं सुनवाई, अरे सुनवाई हर चीज़ की होगी, बस मैटर करता है कि आपको आना चाहिए।